हेलो जय हिंद डियर इंडिया स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब। मेरा नाम अमन कुमार। तो हमारे जो साइंस के पीवाई क्यूज की सीरीज चल रही है उसका ये सेकंड वीडियो, जिसके अंदर हम लाइट के सेकंड पार्ट के पीवाई क्यूज को डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया है, वो देखते हैं। अ लेमन केप्ट इन वाटर इन अ ग्लास टम्बलर अपीयर्स टू बी larger than its actual size. It is because of reflection of light, scattering of light, refraction of light, polarization. तो आपको ये पता होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो लास्ट मैंने यहाँ पर आपके लिए 7 से 8 साल तक के क्वेश्चन को इंक्लूड करा है, ठीक है। तो पीछे वाली वीडियो भी आप लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर जो आपका लेमन होता है, ये लेमन अपने साइज से बड़ा क्यों दिखाई देता है? तो बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यहाँ से लाइट रेज चलती हैं, तो सबसे पहले वो ट्रैवल करती हैं वाटर के अंदर, और वाटर के बाद जब वो निकलती हैं तब जाकर वो कहाँ ट्रैवल करती हैं? एयर में, और उसके बाद आपकी आंखों में पहुँचती हैं। इस वजह से जो इसकी इमेज होती है वो आपको बड़ी दिखाई देती है और लेमन आपको बड़ा दिखाई देता है। इवन लेमन या कोई और भी चीज़ आप रखोगे तो बड़ी दिखाई देगी, और बड़े होने के साथ साथ वो अपनी जो उसकी एक्चुअल डेप्थ है उससे वो ऊपर दिखाई देगी, ये बात ध्यान रखना। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है इसका रीजन? सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं उसमें क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लेंसेज इज नॉट करेक्ट? लेंसेज के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो डिस्कस करते हैं। ऑप्शन ए हमारा है, अ कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूस बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या वर्चुअल और रियल इमेज दोनों बनाता है? तो आपको पता होगा ये बात सही है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो दोनों इमेज बनाता है। पहले की जो 5 कंडीशन होती है उसमें रियल मिलती है और एक कंडीशन के अंदर हमें वर्चुअल इमेज मिलती है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, हमें गलत फाइंड आउट करना है। अगला ऑप्शन है हमारे पास, अ कॉनकेव लेंस प्रोड्यूस बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज। तो कॉनकेव में ऐसा नहीं होता, उसमें सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज मिलती है, और हमारे 2 ही कंडीशन होती हैं और दोनों के अंदर हमें वर्चुअल इमेज मिलती है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, पर ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे की दोनों चीज़ें सही है जो आपको पता है। सही है, सीधे सीधे ये आपको अब तक तो पता हो गया होगा, रिवीजन भी कर लिया होगा। तो जैसा कि एनडीए स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी कम दिन रह गए हैं और आप इन दिनों के अंदर अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी का अंतिम अभ्यास बैच। ये बैच आपका 8 अगस्त से शुरू हो चुका है, जो आपके एग्जाम तक चलेगा। अब इस बैच के अंदर आपको मौका मिल रहा है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का, साथ में आपके लिए रिवीजन की क्लासेस चल रही हैं, और यहाँ पर आपके लिए जो पीवाई क्यूज हैं वो कराए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको मॉक्स वगैरह मिलेंगे जो आपको इन दिनों में करने बहुत जरूरी होते हैं। तो अगर सारी चीज़ें आप करते हो ना, रिवीजन वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपने जो अब तक पढ़ा है उसका रिवीजन नहीं करा सही से तो सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी। तब जाकर आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे जब आपका रिवीजन अच्छा होगा। तो आप इस बैच को ज्वाइन करें ताकि आपने लास्ट के डेज में प्रिपरेशन को और मजबूत कर रहे हो, जो अब तक पढ़ा है उसको और अच्छे से इंप्लीमेंट कर पा रहे हो। तो बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उस पर जाइए और एनरोल करते हुए यहाँ पर आपको एपेक्स 10 कोड का यूज़ करना होगा, ताकि आप यहाँ पर 10% का डिस्काउंट ले सकें। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, आप प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, और आइकॉनिक के अंदर कुछ बेनिफिट्स आपके ऐड हो जाते हैं। यहाँ पर आपके लिए मिलते हैं डाउट सॉल्विंग सेशन, 1-on-1 मेंटरशिप, यानी अपने मेंटर से आप अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। फोकस्ड टेस्ट सीरीज मिलती है, और प्लस के जितने बेनिफिट्स है वो तो वहाँ पर आपके इंक्लूड हो जाते हैं, और साथ में आपको मिलते हैं वीडियो मॉक इंटरव्यूज। तो इन सभी बेनिफिट्स का फायदा उठाने के लिए आपको एनरोल करना होगा इन कोर्सेज में। तो एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उस पर जाइए, एपेक्स 10 कोड का यूज करिए और एनरोल करिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। Which one of the following statements is correct about magnification of an optical microscope? एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन के लिए इनमें से कौन सा जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, वो आपको यहाँ पर बताना है। हमसे यहाँ पर बोला गया है मैग्निफिकेशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, यानी फोकल लेंथ से कुछ रिलेशन है। तो पहले मैं इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है -VO/UO 1 + D/FE, वेयर FE इज अ फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। तो एक फॉर्मूला और होता है आपके पास VO/U, और ये माइनस ही होता है, और आपके पास होता है D/FE। तो ये तब होता है जब आपका वो बनता है 25 सेंटीमीटर पर, और ये जब वो इन्फिनिटी पर बनती है इमेज, ठीक है, फाइनल इमेज। तो समझो, सबसे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, एक करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। पहला ऑप्शन, मैग्निफिकेशन आईपीस की फोकल लेंथ के साथ बढ़ता है क्या? देखो, तो आईपीस की फोकल लेंथ है नीचे, मैग्निफिकेशन ऊपर, इसका मतलब इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन होने पर अगर आप इसको बढ़ाओगे तो ये घट जाएगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला हमारे पास है मैग्निफिकेशन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव की तो फोकल लेंथ इसमें दी नहीं है, यानी फॉर्मूले के अंदर ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ नहीं आती है। इसका मतलब ये है कि जो मैग्निफिकेशन होता है किसी भी लेंस से, जो माइक्रोस्कोप के अंदर होता है लेंसेज के कॉम्बिनेशन से, तो वो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ आईपीस की फोकल लेंथ पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट नहीं है आपका। सी पर चलते हैं, मैग्निफिकेशन डज नॉट डिपेंड ऑन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस।
तो ये गलत है। मैग्नीफिकेशन आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आईपीस की फोकल लेंथ पर वो डिपेंड करता है। अगला ऑप्शन है जो करेक्ट होगा, मैग्नीफिकेशन डिक्रीज विद द इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। बिल्कुल सही, इनवर्स रिलेशन है, अगर इसको बढ़ाओगे तो ये घट जाएगा, यानी मैग्नीफिकेशन फोकल लेंथ जो आईपीस की फोकल लेंथ होती है उसको बढ़ाने पर घट जाता है। तो ऑप्शन आपका ये वाला करेक्ट है। ठीक है, तो आगे देखो क्या होता है अगला क्वेश्चन हमारा, द सन अपीयर्स रेडिश ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, द फिनोमिना इन ऑप्टिक्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपीयरेंस ऑफ द सन इज। जो सन होता है वो सनसेट और सनराइज के टाइम पर कैसा दिखाई देता है, रेडिश। ठीक है, अब ये रेडिश सन आपको दिखाई दे रहा है वो हमारे ऑप्टिक्स के किस फिनोमिना पर या किस नेचुरल फिनोमिना पर काम करता है या किसकी वजह से हमें दिखाई देता है। तो समझो यहाँ पर आपको सीधे सीधे वैसे तो पता होगा, इसका रीजन होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब क्यों होता है, जो सनराइज के और सनसेट के टाइम पे जो सन होता है उसका डिस्टेंस हमसे ज़्यादा होता है बाकी टाइम के अकॉर्डिंग या बाकी टाइम के कंपेयर में। तो अगर हम देखें जो सनराइज और सनसेट होगा तो वहाँ पर लाइट को ज़्यादा लंबा पाथ ट्रेवल करना होता है। अब इतने लंबे पाथ को जब वो ट्रेवल करती है तो जो आपकी कम वेवलेंथ वाली लाइट्स होती हैं या कलर वाली लाइट होती हैं वो सारी की सारी स्कैटर हो जाती हैं और बची हुई हाई वेवलेंथ की लाइट यानी रेड और ऑरेंज आपकी आंखों में पहुँचती हैं, जिसकी वजह से सन हमको रेडिश दिखाई देता है। तो ये भी आपको पता होगा, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। ठीक है, अगला देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u वेयर सिम्बल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। यानी जो न्यू कार्टेशियन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमारे पास फॉर्मूला निकल कर आता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये किसके लिए अप्लाई होता है। तो सीधा सीधा अगर मैं आपसे बताऊं, आपको पता होगा ये अप्लाई होता है सिर्फ और सिर्फ मिरर में, और जो होते हैं स्फेरिकल मिरर उन पर अप्लाई होता है। तो किन पर अप्लाई होता है, ये स्फेरिकल मिरर पर। तो राइटिंग मेरी गंदी है लेकिन आप लोग समझ में आ गया हो कि स्फेरिकल मिरर पर ही अप्लाई होता है। इसका मतलब ऑप्शन आपका ए ही करेक्ट है, इट अप्लाइज ओनली टू स्फेरिकल मिरर। लेंसेज में अगर होता तो वहां पर माइनस का साइन आ जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, कलर विजन इन ह्यूमन आइज इज द फंक्शन ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स नेम्ड। तो जो कलर विजन होता है यानी कलर जो हमें पता चलता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो किन और फोटो रिसेप्टर सेल की वजह से हमें पता चलता है ह्यूमन आई के अंदर। तो ह्यूमन आई के अंदर आपने पढ़ा कि दो टाइप की सेल्स होती हैं जो मिलियंस की संख्या में होती हैं, वो होती हैं रॉड्स और कोन। अब जो रॉड सेल होती है वो आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है या उसका जो काम होता है वो होता है आपकी जो कलर की इंटेंसिटी को या ब्राइटनेस को ऑब्जर्व करना, और जो आपकी कोन सेल्स होती हैं दूसरे टाइप की, उसका काम होता है कलर के लिए परसेप्शन देना, यानी कलर के बारे में पता करना। ठीक है, या कलर के लिए आपके लिए सेंसिटिविटी देना। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाता है। जो कलर विजन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कोन सेल्स। सीधे सीधे ध्यान रखना, सी से कलर और सी से कोन, बची कुछ ही हमारे पास रॉड सेल काम आती है इंटेंसिटी के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, ऑप्टिकल फाइबर्स दो बेंड इन एनी मैनर अलाउज लाइट टू पास थ्रू। ऑप्टिकल फाइबर अपने में से लाइट को गुजरने देती हैं। ठीक है, और किसी भी तरीके से लाइट को मुड़कर अपने में से गुजरने देती है, किसी भी तरह से मुड़कर अपने अंदर से लाइट को गुजरने देती हैं। व्हाट इज द इन्फेरेंस दैट वन कैन ड्रॉ फ्रॉम इट। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं ये हमें बताना है। तो सबसे पहला हमें बोला है हमें सही ऑप्शन निकालना है। द कॉन्सेप्ट दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ इज रॉन्ग। क्या लाइट सीधी रास्ते पे जाती है, स्ट्रेट लाइन पर जाती है, ये कॉन्सेप्ट गलत है? नहीं। जैसे हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर होता है ना, तो ऐसे टेढ़ा भी होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर लाइट ना ऐसे करके घूम जाती रहती है। तो ये लाइट बार बार जब जा रही है तो ये क्यों जा रही है? क्या लाइट एक सीधे रास्ते पे जाती है, वो वाला कॉन्सेप्ट हमारा गलत है? नहीं, बिल्कुल सही है, लाइट सीधे रास्ते पर ही जाती है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो लाइट है वो कैसे जा रही है, एक सीधी लाइन, फिर सीधी, फिर सीधे, फिर सीधे, इस तरीके से आगे बढ़ रही है। अगला हमें दिया है क्या ऑप्शन हमारा बी, लाइट कैन फ्लो थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर। क्या लाइट ऑप्टिकल फाइबर के अंदर से फ्लो हो सकती है वैसे ही जैसे कि वाटर फ्लो होता है किसी पाइप के अंदर से? तो नहीं, लाइट फ्लो नहीं होती, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, अगला ऑप्शन सी है हमारे पास, लाइट कैन ट्रेवल थ्रू द फाइबर बिकॉज ऑफ डक्टिलिटी। तो क्या इसकी डक्टिलिटी की वजह से लाइट जो होती है इसके अंदर से ट्रेवल कर पाती है? ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये रीज़न नहीं है, इसके पीछे रीज़न आप जानते हैं, वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी आपका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है कि इसमें बार बार जो लाइट रे होती है उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहता है। तो इस सरफेस पर रिफ्लेक्शन हुआ, फिर वो आगे पहुंची, फिर इस तरीके से करते 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 हर बार इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहता है और ये आगे बढ़ती रहती है। इस तरीके से हमको ये मिलता है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अ रेनबो इज प्रोड्यूस ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना। जो रेनबो होता है वो इनमें से कौन से फिनोमिना की वजह से बनता है? तो
तो आपको पता है जो रेनबो होता है वो रेन ड्रॉप से बनता है, उसके अंदर जो फिनोमेना काम करता है वो आपका होता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो इसके अंदर मेन जो फिनोमेना होता है, बेसिक फिनोमेना, वो कौन सा काम करता है, डिस्पर्सन का। तो डिस्पर्सन वाला जो आपने देखा होगा वो प्रिज्म के अंदर से देखा ना, लाइट रे जाती है, फिर 7 कलर में अलग अलग बट जाती है विबग्योर में, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपको मिलता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है, इसकी वजह से आपका रेनबो मिलता है। पर रेनबो में आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ऑप्शन में तो आप लोग को फिलहाल नहीं दे रखा था, पर रेनबो जब बनता है तो रेन ड्रॉप के अंदर ना सिर्फ डिस्पर्सन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, वहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसके अंदर होता है, बात ध्यान रखना। तो अगर कभी ऑप्शन के अंदर आता है कि ये भी होता है तो बिल्कुल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी उसके अंदर होता है। अगला हमें क्वेश्चन दिया है, द लाइट एनर्जी एस्केपिंग फ्रॉम द सन कैन बी स्प्रेड बाय, जो लाइट एनर्जी होती है जो सन से निकलती है उसको कैसे स्प्रेड किया जा सकता है, यानी कैसे उसको फैलाया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है वो पहला हमारे पास है, यानी फैलाया जा सकता है, समझिए फैल नहीं रही है लेकिन फैलाया जा सकता है। तो पहला हमारे पास है शावर ऑफ रेन ड्रॉप्स, अ प्लेन मिरर, अ कॉन्वेक्स लेंस, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस। तो देखो इनमें से बी से यानी प्लेन मिरर से आप लाइट को नहीं फैला सकते, ठीक है, सिर्फ उसके पाथ को बदल सकते हो। कॉन्वेक्स लेंस से इतने लार्ज स्केल पर नहीं फैला सकते, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस से उससे भी नहीं आप कर सकते हैं। तो इसका सीधा सीधा आपको ऑप्शन निकल कर आता है शावर ऑफ रेन ड्रॉप। तो रेन ड्रॉप के शावर होते हैं वो बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, वो टाइनी पार्टिकल्स स्कैटरिंग का काम करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, देन वो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर उसको स्कैटर कर देते हैं, जिससे लाइट रे और जो एनर्जी सन से आ रही है वो स्कैटर हो जाती है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और यहाँ पर हमें बोल रहा है कि व्हेन अ बीम ऑफ वाइट लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म द कलर ऑफ द लाइट बीम द डेविएट द लीस्ट, ठीक है। तो हमें यह बताना है कि जो लाइट होती है जब प्रिज्म के अंदर से पास होती है तो इनमें से कौन सा कलर सबसे कम डेविएट होता है। तो यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ है कि ये ऑर्डर जो होता है वो विबग्योर होता है, ठीक है। विबग्योर जो ऑर्डर होता है आपका वो इस तरीके से आपको दिखाई देता है। इस विबग्योर के अंदर ऊपर आप देख रहे हैं रेड जो लाइट है वो उसका सबसे कम डेविएशन हो रहा है, सबसे कम रेड लाइट मुड़ती है। रीज़न क्या होता है कि इसकी जो वेवलेंथ होती है वो हाई वेवलेंथ होती है, नीचे से ऊपर जाने में वेवलेंथ बढ़ जाती है, और यहाँ पर नीचे की तरफ आओगे तो आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो बढ़ जाता है। तो वेवलेंथ बढ़ने की वजह से जो आर होती है उसका जो रिफ्रैक्शन होता है वो सबसे कम होता है, या कह लो सबसे कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने की वजह से उसका रिफ्रैक्शन कम होता है। रीज़न आप कोई भी बता दो, लेकिन पता यही चलता है कि जो डेविएशन होता है वो रेड लाइट का सबसे कम और वायलेट का सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ़ अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम एट जीरो एंगल ऑफ इंसिडेंस इट वुड, तो अगर कोई लाइट रे किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है और वो अगर जीरो एंगल पर इंसिडेंस हो रही है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कैसा है आपका जीरो है, तो क्या होगा। तो समझिए ये हमारे पास एक बाउंड्री दे रखी है, ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। तो जैसे लाइट रे क्या करेगी, इस पर जीरो आई बराबर जीरो पर ये इंसिडेंट हो रही है। अगर आई इज इक्वल टू जीरो पर इंसिडेंट हो रही है, इट मीन्स ये नॉर्मली या परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो रही होगी, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्योंकि जो एंगल बनता है वो परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल से और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल सेम लाइन पर ही तो होंगे, तभी तो आपका जीरो एंगल निकलेगा। तो आई बराबर क्या हो गया, जीरो। और जब आई जीरो हो जाता है तो यहाँ पर जो लाइट रे होती है वो सीधी निकल जाती है। क्या होता है, सीधी निकल जाती है। तो आपका ऑप्शन बी गो स्ट्रेट सही है। तो ऑप्शन बी कैसा है आपका, सही। इसी तरीके से आपने मिरर के अंदर पढ़ा होगा कि मिरर में अगर कोई लाइट परपेंडिकुलरली स्ट्राइक होती है या जीरो एंगल ऑफ इंसिडेंट पर अप्लाई होती है तो वो वापस लौट जाती है उसी रास्ते पर, ठीक है। यानी दोनों ही कंडीशन के अंदर यहाँ पर भी अगर आपको आई जीरो मिलता है तो यहाँ पर आर भी जीरो मिलता है, यहाँ पर भी आई जीरो मिलता है तो आर भी जीरो मिलता है। ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों में सेम होता है, और बस डिफरेंस इतना है कि इसमें लाइट पार चली जाती है, इसमें रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा, बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द रेडी ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसेस ऑफ अ डबल कॉन्वेक्स लेंस आर 10 सेंटीमीटर and 20 centimeter. The refractive index of the glass is 1.5 centimeter. What is the power of this lens in unit of diopter? तो हमको ये बताना है कि जो रेडी दे रखी है किसी एक डबल कॉन्वेक्स लेंस की। तो देखो डबल कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, ऐसा होता है। अब डबल कॉन्वेक्स लेंस के अंदर दो रेडियस होंगी। अब हमारे पास जो इसकी रेडियस है वो अलग अलग है दोनों साइड की। तो हमारे पास जो पहले की दे रखी है, पहले सरफेस की, वो हमारे पास दे रखी है 10। तो मान लो अभी देखो इसका जो स्फीयर होगा वो इस साइड बना हुआ ड्रॉ हुआ होगा पहले का, तो यहाँ पर आपको C1 मिलेगा, इसका मतलब R1 आपको राइट साइड में मिलेगा।
ये वाला जो स्फीयर है वो इस साइड ड्रॉ हुआ होगा, तो यहाँ पर आपके लिए मिलेगा इसका C2 यानी इस वाले सरफेस का सेंटर, मतलब समझ में आ रहा है ना, C1 इसका सेंटर पहले वाले का, C2 दूसरे वाले हमारे सरफेस का सेंटर, इसका मतलब R2 यानी इसका आपको इधर मिलेगा। क्लियर हो रहा है? तो ये आपके पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ध्यान रखना है। तो R1 हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, R2 हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आ रही है? और R2 नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि लेफ्ट साइड में है। N आपका दे रखा है 1.5, ठीक है। आपको बतानी है क्या पावर, तो सबसे पहले निकालते हैं फोकल लेंथ, फिर निकालेंगे पावर। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है इसके लिए n-1 इंटू 1/R1 -1/R2। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करो तो 1.5 -1 1/10 -1/20 और 20 माइनस का है तो ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका निकलेगा 0.5 और ये आपका क्या निकल कर आएगा 3/20। तो आपके पास ये 1/f निकल कर आ गया। ठीक है, ये क्या निकल कर आएगा 1/f। अब आपको इसको चेंज करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सेंटीमीटर में निकल कर आएंगे, किसमें, सेंटीमीटर में। तो आपको सिंपल सा करना है, इसको आप 100/f कर दो। जब 100/f कर दोगे तो इसका मतलब ये p बन जाएगा, और 100/f का मतलब है 1/f तो दे रखा है, बस इससे 100 की मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, 100 की मल्टीप्लाई। तो 100 की मल्टीप्लाई करोगे 20 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, 5 से इसकी करोगे 3 आएगा, और 3 जो 5 से इसकी करोगे तो 15 आएगा, 3 नहीं आएगा 15 आएगा। ठीक है, तो 15 की जब 0.5 से करोगे तो P आपका आ जाएगा कितना, 7.5 डायोप्टर। ठीक है, क्या आ जाएगा 7.5 डायोप्टर। इसका मतलब ऑप्शन आपका P 7.5 डायोप्टर वाला करेक्ट है, प्लस का पर, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे आने वाले क्वेश्चन पर चलते हैं जिसमें हमको बोला गया है स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला रिलेटिंग एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड इमेज डिस्टेंस b एंड फोकल लेंथ f may be applied to the plane mirror when। तो जो हमारे पास फॉर्मूला है स्फेरिकल लेंसेज के लिए, जिसमें u हमारे ऑब्जेक्टिव के डिस्टेंस को डिनोट करता है, f हमारी फोकल लेंथ को डिनोट करता है, और b हमारे इमेज के डिस्टेंस को डिनोट करता है। तो ये जो फॉर्मूला निकल कर आता है वो कौन सा होता था मिरर के लिए, 1/f = 1/v + 1/u। तो वो कह रहा है कि ये फॉर्मूला हम प्लेन मिरर के लिए लगा सकते हैं, और लगा सकते हैं तो कब लगा सकते हैं, तो समझिए प्लेन मिरर पे लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, सुनिए। तो प्लेन मिरर के बारे में आपने पढ़ा होगा कि प्लेन मिरर को हम इन्फिनाइट रेडियस वाला, क्या, इन्फिनाइट रेडियस वाला एक स्फेरिकल मिरर मान सकते हैं। यानी एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसकी जो रेडियस है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, वो कैसी है, इन्फिनिटी है। क्योंकि हम मानकर चलते हैं कि उसका सेंटर इन्फिनिटी पर होता है, और उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी है तो अगर ये स्फेरिकल मिरर है तो इसके लिए f = r/2 वाला रिलेशन काम करेगा, बिल्कुल। तो ये जाएगा इन्फिनिटी/2, और इन्फिनिटी/2 करने के बाद भी आना इन्फिनिटी है, यानी f इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये कैसा है, स्फेरिकल मिरर है जिसकी फोकल लेंथ कैसी है, इन्फिनिटी। तो प्लेन मिरर ऐसा फोकल लेंथ है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है, ऐसा लेंथ जिसकी फोकल लेंथ कैसी है, इन्फिनिटी। तो प्लेन मिरर स्फेरिकल मिरर की तरह काम करेगा, और इन्फिनाइट फोकल लेंथ वाली लेंस की तरह काम, मिरर की तरह काम करेगा। उसके बाद ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो इन्फिनिटी अगर यहाँ पर उठाकर रख दोगे, ऑप्शन आपका यहाँ पर फोकल लेंथ गोज टू इन्फिनिटी करेक्ट है। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपके लिए दे रखा है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट व्हेन वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो कॉनकेव मिरर है उसके अंदर हमें जो इमेज है वो लार्जर मिले, वर्चुअल मिले और इरेक्ट मिले। तो इस कंडीशन में जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो कहाँ पर रखा जाता है, ये कहाँ पर होना चाहिए। तो आपने कॉनकेव मिरर के अंदर कंडीशन पढ़ी होंगी टोटल 6, और 6 कंडीशन के अंदर सिर्फ एक कंडीशन होती है जिसके अंदर आपको वर्चुअल इमेज मिलती है। तो वही सीधे सीधे लगा दो क्योंकि वर्चुअल वाला देखा है। हालांकि ऐसे भी बता भी सकता हूँ आपके लिए। तो वर्चुअल कब मिलता है, जब हमारा फोकल लेंथ और पोल के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट रखा होता है। तो एक लाइट रे हमारी पैरेलल जाती है जो हमारी किससे निकल के चली जाती है, फोकस से होकर चली जाती है, और एक लाइट रे जो हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन से आ रही होती है। कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन से आ रही होती है, वो वापस से लौट कर चली जाती है। ठीक है, और ये दोनों लाइट रे पीछे की तरफ अगर बढ़ाएं हम, क्योंकि आगे तो फैल नहीं, आगे तो मिलेंगे नहीं। ठीक है, ऐसे फैलती हुई लाइट कभी आगे नहीं मिलेंगी, तो यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देती हैं, जहाँ पर हमें उसकी वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर इमेज देखने को मिलती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, यानी ऑप्शन डी आपका क्या है, करेक्ट है। तो ध्यान रखना ऑप्शन डी इसमें कौन सा हो गया आपका करेक्ट।
तो अगले क्वेश्चन को सुन लीजिए। अब अगला क्वेश्चन हमें दिया है व्हेन लाइट इज स्कैटर्ड बाय अ मॉलिक्यूल एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट इज चेंज्ड, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड। तो यहाँ पर बोला है कि जो लाइट के स्कैटरिंग होती है किसी मॉलिक्यूल से और स्कैटरिंग के बाद में उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, तो ये फिनोमिना को हम क्या कहते हैं। अब स्कैटरिंग के फिनोमिना का नाम ध्यान आते ही सीधे सीधे हम रेले पर भाग पड़ते हैं, ये बात ज़्यादातर होती है। तो आपकी जो गलती होगी ना वही बता रहा हूँ मैं आपको, रेले लगा दोगे आप, ठीक है, जाके क्या कर दोगे, रेलेस स्कैटरिंग कर दोगे। तो रेले स्कैटरिंग ये बताती है कि जो लाइट की जो होती है वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स या माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, वो एब्सॉर्ब करते हैं, देन लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर उसको स्कैटर कर देते हैं। पर उसमें उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं करी थी जहाँ पर उसके वेव लेंथ में चेंज या उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आने की बात कही हो। तो ये बात किसने बताई थी, तो ये बताई थी डॉक्टर सीवी रमन ने। तो इसको हम बोलते हैं रमन इफेक्ट। उन्होंने बताया था कि जो लाइट होती है जब उसका स्कैटरिंग होती है तो वहाँ पर जो पहले फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी हमें नहीं मिलती है, एक फ्रीक्वेंसी का बैंड मिलता है पूरा पूरा, जिसके अंदर वेरिएबल फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, तो इसको इफेक्ट को हम बोलते हैं रमन इफेक्ट। तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रमन इफेक्ट। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाता है, करेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर करेक्टली शोज द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। इनमें से कौन सा फिगर है जो लाइट के पाथ को सही डिनोट करता है एक प्रिज्म के अंदर। तो यहाँ पर देखिए प्रिज्म बना लो जैसा इसके अंदर दे रखा है, फिर हम सीधे सीधे आंसर पर ही चलेंगे। देखो क्या है, ये प्रिज्म बन चुका है। अब प्रिज्म के अंदर अगर एक लाइट आती है तो उसका जो रिफ्रैक्शन होता है वो दो बार होता है। एक बार बाहर से आ रही होगी तो रेयर से डेंसर में होगा, किससे होगा, रेयर से डेंसर में, फिर डेंसर में ट्रेवल करेगी, फिर डेंसर से रेयर में निकलेगी, तब डेंसर से रेयर में उसका रिफ्रैक्शन होगा। तो दो बार रिफ्रैक्शन होता है। पहला रिफ्रैक्शन का हो रहा है रेयर से डेंसर में। तो रेयर से जब वो डेंसर के सरफेस पर पहुंची तो यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे, और एक नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद लाइट को जाना तो था सीधा, पर वो बैंड हो जाएगी किधर, नॉर्मल की तरफ। क्यों हो जाएगी, क्योंकि रेयर से डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। बैंड होने के बाद आगे हमारे पास ये कहाँ पहुंचेगी, दूसरे सरफेस पर, और दूसरे सरफेस पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे। देन अब लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रही है तो ये नॉर्मल से दूर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नॉर्मल से दूर हो जाएगी। तो पहले रेयर से डेंसर में जा रहा तो नॉर्मल की तरफ चली गई, फिर डेंसर से रेयर में गई तो नॉर्मल से दूर चली गई। इसका मतलब लाइट का दो बार रिफ्रैक्शन हुआ और कुछ ऐसा फिगर हमें मिलता है, तो ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ऐसा हमारा है ऑप्शन ए। तो ए हमारा करेक्ट है। कई बार होता है कि हम एक ही बार रिफ्रैक्शन लगा देते हैं, जैसे कि ऑप्शन डी के अंदर दिख रहा है, तो वो गलत है। तो आपको क्या करना है, और बी वाला भी गलत है, बाकी से तो गलत ही है। तो ऑप्शन ए की तरह आपका रिफ्रैक्शन होता है, दो बार होता है, तो ये बात ध्यान रखना। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल फिनोमिना बेस्ड ऑन विच अ सिंपल पेरिस्कोप वर्क। तो इनमें से कौन सा एक नेचुरल फिनोमिना है जिसके ऊपर जो हमारा सिंपल सा पेरिस्कोप होता है वो काम करता है। ठीक है, अब ये पेरिस्कोप क्या होता है पहले वो देख लो, फिर शायद आपको अपने आप से पता चल जाए। तो एक पेरिस्कोप वो होता है, आपने कार्टून भी अगर देखा होगा ना तो उसके अंदर देखा होगा, और वैसे जानते होंगे आपने क्लास 8th वगैरह की बुक में देखा होगा। तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि यहाँ से आप अगर देखते हो तो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई यहाँ पर है रखा हुआ, तो वो ऑब्जेक्ट आपको यहाँ से देख लेते हो। ठीक है, यहाँ पर आपकी आइज होती हैं और ये ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देता है। तो ये किस पर काम करता है, क्या लाइट ऐसे जाती है फिर ऐसे ट्रेवल करके आपकी आँख में जाती है, नहीं। तो ये जो पेरिस्कोप होता है वो काम करता है रिफ्लेक्शन के फिनोमिना पर। आपको पता होगा कि ये जो बैंड होता है ना, यहाँ पर हम लगा देते हैं एक मिरर, देन इसके पैरेलल एक दूसरा मिरर लगा देते हैं यहाँ पर। तो लाइट पहले यहाँ पर स्ट्राइक होती है, देन यहाँ पर स्ट्राइक होने के बाद वो नीचे की तरफ जाती है, इस पर जाती है, यानी यहाँ पर पहुंची, इस पर स्ट्राइक हुई, इसके स्ट्राइक होने के बाद यहाँ पर इसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन हो गया, देखो यहाँ पर जितने एंगल से आई उतने एंगल से लौट गई, रिफ्लेक्शन हो गया। देन फिर से यहाँ पर पहुंची तो यहाँ पर भी हो गया उसका रिफ्लेक्शन, देन वो आपकी आइज के अंदर चली गई। तो इसका मतलब ये जो आपको सिंपल पेरिस्कोप है वो कौन से फिनोमिना पर काम करता है, वो काम करता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। उसके बाद आपसे बोला गया है अ कॉनकेव मिरर इज यूज्ड इन हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स बिकॉज इट। तो जो व्हीकल्स की हेडलाइट होती है उनमें कॉनकेव मिरर यूज़ करा जाता है। अब ये कैसे करा जाता है पहले वो समझ लो। कई बार बच्चे समझते हैं भैया आगे मिरर लगा देंगे तो यार लाइट नहीं जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। मिरर लगता कैसे है, जो आपने हेडलाइट देखी जो आगे लगा होता है वो तो आपका नॉर्मल सा आपका एक ट्रांसपेरेंट शीट है, ठीक है, लगी हुई। उसके पीछे जो बल्ब लगा होता है, बल्ब के पीछे ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसा करके यहाँ पर बल्ब लगा हुआ और ये पीछे का स्ट्रक्चर ऐसा करके है। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, ये लगा जो होता है वो कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव मिरर होता है। रीज़न क्या है इसके पीछे, अब कॉनकेव लेंस जो होता है
वो लाइट की हमें एक पैरेलल बीम देता है। क्या देता है? पैरेलल बीम देता है जो दूर तक जा सकती है। कहाँ तक जा सकती है? दूर तक जा सकती है। तो ये कॉनकेव मिरर देता है। तो कॉनकेव मिरर इस तरह से होता है। तो यहाँ पर ही आपकी हेडलाइट हो गई, ठीक है, इतनी गाड़ी की, यहाँ पर आपका बल्ब लगा हुआ होता है। तो यहाँ से जो लाइट निकलती है वो इस तरीके से जाएगी यहाँ पर, और यहाँ से हमें एक पैरेलल बीम मिलेगी लाइट की जो दूर तक जाएगी। समझ में आ रहा है? अगर आप लगा दोगे कौन सा? कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स से बहुत ज़्यादा साइड यहीं पर फैल जाएगी, ज़्यादा दूर नहीं जाएगी, वो वहीं पर फैल जाएगी, बहुत कम डिस्टेंस के अंदर। तो यहाँ पर जो हेडलाइट्स होती हैं उनमें हमें लाइट चाहिए होता है कि वो दूर तक ट्रैवल करे, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं उसके अंदर कॉनकेव मिरर का, ताकि वो पैरेलल लाइट भी मिले और जो दूर तक जाए। इसी तरीके से जो स्ट्रीट लाइट होती हैं, स्ट्रीट लाइट के अंदर हम कॉन्वेक्स यूज़ करते हैं। कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर। रीज़न क्या है? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो स्ट्रीट लाइट होती है उससे लाइट बहुत ज़्यादा जगह में मिले, बहुत ज़्यादा फैलकर मिले। तो स्ट्रीट लाइट में यूज़ करा जाता है कॉन्वेक्स मिरर, तो लाइट बहुत ज़्यादा फैलकर बहुत ज़्यादा जगह में मिल जाती है हमें, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वो देखते हैं, सेंड पैरेलल रेज, बिल्कुल ठीक जो मैंने आपको बताया। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है कि ये पैरेलल वेव्स को भेजता है, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर हमसे बोला गया है अगला क्वेश्चन, अ पेंसिल इज प्लेस्ड upright at the distance of 10 cm from a convex lens of focal length 15 cm, the nature of image of the pencil will be। तो एक इमेज है जो एक पेंसिल है जो 10 सेंटीमीटर पर रखी गई है एक कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस है 10 सेंटीमीटर पर, इसका मतलब u बराबर 10 सेंटीमीटर के पर माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है वो हमेशा माइनस होता है। इसकी फोकल लेंथ दी 15 सेंटीमीटर, तो v हमें कैलकुलेट करना है, उसी से हम बता सकते हैं कि इमेज हमारी वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, क्या होगी, वो हमें नेचर बता देना है। आप समझो, तो ये फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/f = 1/v - 1/u वाला। तो यहाँ पर देखो लगा दो, तो हमारे पास क्या निकलेगा? 1/v निकालना है, तो 1/v = हो जाएगा 1/f + 1/u। और 1/f हमारे पास है 1/15, 1/u हमारे पास है 1/10, पर माइनस का एलसीएम आ जाएगा 30, तो ये आ जाएगा 2 - 3, यहाँ पर आएगा -1/30, 1/v, देन v विल बी -30 सेंटीमीटर, यानी v कैसा आ रहा है? माइनस का 30 सेंटीमीटर आ रहा है। तो यहाँ से हम नेचर बता सकते हैं, और नेचर के लिए आपको क्या करना है? m कैलकुलेट करना। m = होता है v/u, तो m बराबर निकालोगे v/u, तो v लगा दो तो कितना निकलेगा? v हमारे पास है -30 और u हमारे पास कितना दे रखा? -10, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये आ गया 3 पर प्लस का आ गया। अब समझो अगर ये प्लस का 3 आया है तो आपको पता होता है कि m जब कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, तो इमेज कैसी हो जाती है? वर्चुअल। तो ये इमेज कैसी होगी? वर्चुअल। क्लियर? और साथ में ये कैसा है? 1 से बड़ा है, तो m कैसा? इज ग्रेटर देन 1, इट मीन्स इमेज विल बी मैग्नीफाइड। ठीक है, क्या होगी? मैग्नीफाइड होगी इमेज। अब वर्चुअल के साथ इरेक्ट तो फ्री में मिल जाता है, ठीक है, साबुन के जो सर्फ के पैकेट से टिकिया फ्री मिलती है, और वही वर्चुअल के साथ इरेक्ट फ्री मिलता है। तो पॉजिटिव होने की वजह से वर्चुअल हो गया, वर्चुअल हो गया तो इरेक्ट हो गया, और 1 से बड़ा है तो ये मैग्नीफाइड हो गई। इसका मतलब ऑप्शन ऐसा कुछ दिख रहा है? वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड, वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी आपका कैसा है? करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। और हमसे बोला है कि द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर r एंड द फोकल लेंथ f ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। यार जानते हैं सब बच्चे, लगा दो जल्दी से, r = 2f लगा दो सीधे सीधे, उसमें क्या जा रहा है आपका? तो r = 2f उसका रिलेशन होता है। तो यही सब आपके क्वेश्चंस रहे थे। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, जहां पर हम डिस्कस करेंगे नए चैप्टर के क्वेश्चन जो होंगे हमारे इलेक्ट्रिसिटी के और दूसरे चैप्टर्स के। तो तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक अपनी तैयारी में लगे रहें। जय हिंद।